गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि तदमीर अपने सिपाहियों को लेकर वहां से मुसलमानों से बचते हुए किस तरह फरार हुआ। बिल्किस और इस्माइल को कैद करने के बाद उसका अगला लाहे अमल क्या था, जिसकी बिना पर उसने कासिद को खत देकर शहनशाह रासरक के पास भेजा ताकि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सके। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये छठी एपिसोड है। जब शहनशाह रासरक ने पूछा कि वो है कहाँ, तो कासिद ने कहा तदमीर के पास है। रासरक को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसने ये हमाकत क्यों की। कासिद न समझ सका कि बादशाह का मतलब क्या है और इसे क्या जवाब देना चाहिए। वो चुप रह गया। रासरक को और भी गुस्सा आ गया। इसने खुशूनत के अंदाज में कहा, अहमक कासिद, उसने इसे अपने पास क्यों ठहराया है। कासिद ने कहा, हुजूर, उस हूर को भेजने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। रासरक ने कहा, क्यों। कासिद कहता है, कुछ अजीब से लोग अचानक आ गए हैं। रासरक बोला, कहाँ आ गए हैं। कासिद ने कहा, जहाँ सिपाही सालार का लश्कर था। रासरक बोला, उसने आकर क्या कहा। कासिद ने कहा, हुजूर, उन्होंने आते ही जंग शुरू कर दी। रासरक ने हैरत से इसकी तरफ देखा। जंग। कासिद ने कहा, जी हाँ, जंग। अब उसने जंग के तमाम वाकयात सुनाए। हर शख्स ने निहायत हैरत और इस्तेजाब से इन वाकयात को सुना। रासरक ने दरियाफ्त किया, आखिर कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। कासिद ने कहा, हुजूर, कोई नहीं जानता कि वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं। उनके लिबास और दामन निहायत चौड़े चौड़े हैं, दाढ़ियां लंबी लंबी और चेहरे पर नूर बरस रहा है तो फरिश्ते मालूम होते हैं। रासरक, अजीब बात है। कासिद ने बढ़कर अरीजा पेश किया। रासरक ने लेकर वजीर आज़म को दिया। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। शहनशाह जहान भाई फरमारवाए स्पेन, हमारे मुल्क पर एक अजीब कौम ने हमला कर दिया है। इनकी पोशाक शायद सारे जमाने से निराली है। कम अज कम मैंने तो ऐसा लिबास कहीं नहीं देखा। लंबे लंबे टखनों तक जुब्बे हैं, चौड़े चौड़े दामन हैं, चौड़ी चौड़ी आस्तीनें हैं। सरों पर बहुत से कपड़े बांध लेते हैं और इन कपड़ों पर एक बड़ा सा रुमाल डाल देते हैं जो दोनों कानों के बराबर से आकर सीने तक लटकने लगता है। दाढ़ियां लंबी लंबी और सूरतें नूरानी हैं, मगर जब लड़ते हैं तो खूनखार शेर बन जाते हैं। कमबख्त ऐसा जी तोड़ कर लड़ते हैं कि कोई कौम भी इनके सामने नहीं ठहर सकती। मैं हैरान हूँ कि ये कहाँ से आ गए हैं। आया आसमान से उतरे हैं या जमीन से निकल आए हैं। हमारा इनसे मुकाबला हुआ। हमने पूरे जोशो शुजात से काम लिया, बड़ी जांबाजी से लड़े, मगर तमाम कोशिशों और सब जानिसारों का अंजाम नाकामी ही साबित हुआ। ऐसा मालूम होता है कि वो कमबख्त मरना नहीं जानते बल्कि सिर्फ मारना जानते हैं। वो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते और आगे ही आगे बढ़ते चले आते हैं। उनका मुकाबला करना जरूरी है। अगर इनके कदम जम गए तो सारे अंदलस को तबाह बर्बाद कर डालेंगे। इस बलाए अजीम को दूर करने के लिए अजीमुशान लश्कर लेकर हुजूर खुद तशरीफ लाएं, वरना इनकी जानिब से खतरा है। मैंने इनका एक आदमी गिरफ्तार कर लिया है और बिल्किस भी मेरे पास है। वफादार, जानिसार, तदमीर। ये था खत तदमीर के जानिब से। रासरक और तमाम दरबारी इस खत को सुनकर निहायत मुतहय्यर हुए। अभी उनकी हैरत दूर न हुई थी कि कुछ खटका हुआ। बादशाह और दरबारियों ने नजरें उठा उठा कर देखा। दो बूढ़े आदमी पादरियों जैसा लिबास पहने, चांदी के असा हाथों में लिए बड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही बादशाह और दरबारियों को हैरत हुई और सब इनको टिकटिकी लगाते हुए देखने लगे। दोनों बूढ़ों की दाढ़ियां बर्फ की तरह सफेद थीं, बगले की तरह सफेद जुब्बे पहने हुए थे। लंबे लंबे खुशनुमा पटकों पर मुंतका अलबरूज की तस्वीर मुनक्किश थीं और कमर के पास बेशुमार गुच्छे लटक रहे थे। इन गुच्छियों में चाबियां पड़ी हुई थीं। दोनों लंबे कद के थे और सफेद चांदी के असा लिए इनके सहारे से चले आ रहे थे। हर शख्स इनको हैरत और इस्तेजाब से देखने लगा, हत्ता कि खुद बादशाह हैरानो मुताज्जब थे। दोनों ज़ईफ बढ़कर चबूतरे के पास पहुंचे और बादशाह की ताज़ीम के लिए सीधे जमीन पर लेट गए। फिर उन्होंने खड़े होकर बादशाह की तारीफ की। बादशाह ने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो। एक बूढ़े ने कहा, हम इस गुंबद के मुहाफिज हैं जो अजायब खाना के नाम से मशहूर है। ये बात सबको मालूम थी कि तली तला के पहाड़ की चट्टान पर एक गुंबद है जिसे हरकल आज़म ने बनवाया था, जो कि बरसा बरस से बंद पड़ा है। शहनशाह हरकल ने समंदर के किनारे पर मीनार बनवाए थे जो इसी के नाम से मीनार हरकल मशहूर हुए
اور آج تک موجود ہیں۔ نہایت اونچے اور عجیب و غریب مینار ہیں۔ جس وقت اس شہر تلی تلا کے قریب ایک گنبد بنوایا تھا جو چٹان کے اوپر ہونے کی وجہ سے نہایت بلند تھا اور عجائب خانہ کے نام سے مشہور تھا، جب سے یہ گنبد تعمیر کیا گیا تھا اسی وقت سے بند پڑا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازق نے حیرت و استعجاب انگیز نظروں سے بوڑھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے آنے کی غرض کیا ہے؟ ایک بوڑھا بولا، عالیجا، اسپین کے فرما رواؤں کا دستور رہا ہے کہ جو کوئی تخت پر بیٹھتا رہا وہی اپنے نام کا تالا بنوا کر نوروز کے دن گنبد کے پھاٹک میں ڈالتا رہا۔ رازق نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، اور تم میرے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ میں بھی اس میں اپنا نام کا تالا ڈال دوں؟ پہلا بوڑھا بولا، جی ہاں رازق، مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرے بوڑھے نے جواب دیا، حضور، شاہان سلف کی وصیت پوری کرنا۔ رازق، تم جانتے ہو اس گنبد کے اندر کیا ہے؟ پہلے بوڑھے نے کہا، نہیں حضور، اسے جس شہنشاہ ہرقل اعظم نے تعمیر کروایا تھا اسی وقت سے بند پڑا تھا اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازق بولا، تم اس کے محافظ کب سے ہو؟ دوسرا بوڑھا بولا، حضور، ہم دونوں بھائی ہیں اور ہمارے بزرگوں کے سپرد ان کی خدمت اور حفاظت کر دی گئی تھی۔ اس وقت سے ہمارے خاندان والے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ اب ہم دونوں جب سے کہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے حفاظت کر رہے ہیں۔ رازق، مگر تم خدمت کیا کرتے ہو؟ پہلا بوڑھا بولا، باہر کی صفائی۔ رازق نے کہا، اور اندر کی صفائی؟ کوئی نہیں کرتا رازق۔ رازق نے کہا، کیوں؟ دوسرا بوڑھا بولا، حضور، اس لیے کہ اس کے کھولنے کا حکم نہیں۔ رازق، کس کا حکم نہیں؟ دوسرا بوڑھا، اس کے بانی کا، رازق یعنی ہرقل اعظم کا۔ پہلا بوڑھا بولا، جی ہاں۔ رازق نے کہا، کیوں حکم نہیں ہے؟ دوسرا بوڑھا بولا، اس لیے کہ اس کے متعلق یہ پیشین گوئی ہے، جب وہ گنبد کھولا جائے تو ملک پر تباہی آ جائے گی۔ اور رازق نے کہا، اور کیا؟ دوسرا بوڑھا بولا، اور جو بادشاہ اسے کھولے گا وہ مارا جائے گا۔ رازق نے کہا، عجیب و غریب پیشین گوئیاں ہیں۔ پہلے بوڑھے نے کہا، جی ہاں۔ رازق نے کہا، کیا کسی بادشاہ نے اسے کھولنے کی جرت نہیں کی؟ دوسرا بوڑھا بولا، کئی بادشاہوں نے کی حضور۔ رازق نے کہا، پھر کیا انجام ہوا؟ پہلے بوڑھے نے کہا، یا تو اس کی موت ہوئی یا کسی آفت ناگہانی میں گرفتاری۔ رازق نے کہا، تمہارے سامنے بھی کسی بادشاہ نے اسے کھولنے کی کوشش کی؟ دوسرے بوڑھے نے کہا، نہیں حضور، ہم سے پہلے ہی کوشش کی گئی تھی۔ رازق نے کہا، تو تم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ دوسرا بوڑھا بولا، حضور، ہم ہی کیا، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ رازق، مگر تمہارا کیا خیال ہے؟ دوسرا بوڑھا بولا، حضور، ہم نے کبھی اس کے متعلق خیال بھی نہیں کیا۔ رازق بولا، میں بتا دوں جو میرا خیال ہے؟ پہلے بوڑھے نے کہا، جی فرمائیے۔ رازق نے کہا، اس کے اندر خزانہ دفن ہے۔ دونوں بوڑھے چونک پڑے۔ ایک نے کہا، خزانہ؟ رازق نے کہا، جی ہاں، خزانہ۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، حضور، خزانے کی حفاظت کے لیے ایسی عجیب پیشین گوئیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رازق بولا، تاکہ کوئی اسے کھول کر خزانے پر قبضہ نہ کر لے۔ پہلے بوڑھے نے کہا، مگر حضور، خزانے کے دفن رہنے سے کیا فائدہ تھا؟ رازق نے کہا، خزانہ دفن کرنے والے بے وقوف یہ چاہا کرتے تھے کہ جب وہی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے ہیبت ناک اور ڈراؤنی پیشین گوئیاں کر دیتے تھے۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، مگر یہ گنبد تو ہرقل نے تعمیر کرایا ہے۔ رازق نے کہا، اور اسی نے اس میں خزانہ دفن کر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہولناک پیشین گوئیاں کرا دیں۔ پہلا بوڑھا بولا، خیر کچھ بھی ہو، اب حضور بھی اپنے نام کا ایک کفن لگوا دیں۔ رازق نے کہا، میں بھی پہلے احمقوں کی طرح سے کفن لگوا دوں؟ ہرگز نہیں، میں اسے کھولوں گا۔ دونوں بوڑھے خوف و دہشت سے زرد پڑ گئے۔ اراکین سلطنت بھی حیرت بھری نظروں سے رازق کو دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے کہا، ہاں ضرور کھولوں گا وزیر اعظم، مگر حضور؟ رازق بولا، کیا؟ وزیر اعظم نے کہا، تقادیم کہنہ میں لکھا ہے کہ اس گنبد کا راز کوئی بھی نہ معلوم کر سکے گا سوائے ایک بادشاہ کے جو اپنے سلسلے میں آخری ہوگا، اور اس کو بھی یہ بات اس وقت میسر آئے گی جب سلطنت کا ستون مرکز ثقل سے ہٹ جائے گا۔ رازق کہنے لگا، اگر پرانی کتابوں میں ایسی باتیں تو اب تک کوئی نہ کوئی بادشاہ اسے کھول کر خزانہ اس میں دفن ہی نہیں ہے۔ رازق نے غصے میں آ کر کہا، بزرگ بے وقوف تھے۔ فوجی افسر بولا، جس دن یہ گنبد کھولا جائے گا اسی روز سے ملک پر غضب الہی نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔
राजरक ने इस्तेहज़ात के उन्वान से कहा, ये तमाम पेशीन गोइयाँ सिर्फ डराने के लिए हैं और मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो इस गुंबद को ज़रूर खोलूँगा और जो कुछ इसके अंदर महफूज है उसे देखूँगा। एक पादरी ने जो बादशाह के करीब ही बैठा था बोला, आलिजा, मुनासिब यही है कि आप इसे न खोलें। फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसके अंदर ख़जाना ही है। इस वक्त हुजूर को रुपए की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा बंद रहने दीजिए। किसी अशद ज़रूरत के वक्त काम आ जाएगा और अगर ख़जाना ना हुआ तो काफ़ी अफसोस मलना पड़ेगा। राजरक ने कहा, मैं जो ज़ुबान करता हूँ उसे पूरे किए बिना नहीं छोड़ता, इसलिए समझाना अकारत तो फजूल है। पादरी बोला, हुजूर की खुशी। राजरक ने बूढ़ों से मुखातिब होकर कहा, तुम वापस जाओ और चाबियों के गुच्छे साफ करवाओ, हम कल वहां आकर गुंबद खोलेंगे। दोनों बूढ़े इज़हार अतात के लिए झुक गए। राजरक ने फौजी अफसर से दरियाफ्त किया, इस वक्त मैदान जंग में कितना लश्कर भेजा जा सकता है? हुजूर 1 लाख लश्कर, ऑफिसर ने कहा। राजरक बहुत काफ़ी है, तुम इसे हुक्म सुना दो ताकि वो कूच के लिए तैयार हो जाएं। अफसर जी बेहतर। अब राजरक उठा और तमाम दरबारी उठकर रुकू की शान से झुक गए। लड़कियां भी दोनों हाथ सीनों पर रख के और सर झुका झुका कर खड़ी हो गईं। बादशाह ने सब पर एक सरसरी नजर डाली और तख्त से उतर कर चला। जो लड़कियां तख्त के पीछे खड़ी थीं, उन्होंने इसके लंबे लिबादा को अपने हाथों में उठा लिया और इसके पीछे पीछे रवाना हो गईं। बादशाह के जाने के बाद एक एक करके चले गए, लेकिन सब कुछ परेशान और फिक्रमंद थे। और ये तफक्कुर और परेशानी सिर्फ इसीलिए थी कि बादशाह ने इस गुंबद को खोलने का अज़्म समीम कर लिया था, जो कि जब से बना था उसी वक्त से बंद था और जिसके खोले जाने के मुतालिक निहायत डरावनी पेशीन गोइयां की गई थीं। थोड़ी ही देर में वो तमाम दरबार खाली हो गया। राजरक दरबार से निकलकर महल सिरा की तरफ रवाना हुआ। बूढ़ों के आने, उनकी बातें सुनने और पेशीन गोइयां मालूम होने से वो कुछ अजीब चक्कर में उलझ गया था। वो होला मिजाज इंसान था और जिद्दी भी बहुत ज्यादा था। उसने दरबार आम में कह दिया था कि वो गुंबद को जरूर खोलेगा, मगर अब ये शर्म दामनगीर हुई कि अगर नहीं खोलता तो लोग इसे बुज़दिल ख्याल करेंगे। इसलिए वो सोचने लगा कि अब क्या करे। कसर में पहुंचकर उसने शाहाना पोशाक उतार दी और कपड़े बदले। खाने का वक्त हो रहा था, खाना खाया और कोच पर जा पड़ा। पढ़ते ही फिर वही ख्याल आ गया और फिर उसके पहलुओं पर गौर करने लगा। अब जूं जूं वो गौर करता जाता था, उसका दिल किसी अनजाने खौफ व हिरास से मुब्तला होता जा रहा था। कोई गैबी ताकत इससे कह रही थी उसे खोलना मुबारक साबित न होगा। एक और फिक्र इसे घन की तरह सिखाई जा रही थी और वो मुसलमानों का था। अगरचे मुसलमानों से वो वाकिफ न था, लेकिन फिर भी उसे ये फिक्र लाहक हो गया था कि वो कौन लोग हैं और क्यों उन्होंने बिलावजह हमला कर दिया है। ये दोनों बातें उसके दिल को खाए जा रही थीं और वो इन्हीं रूह फरसा ख्यालात में उलझ रहा था। कई घंटे पड़ा हुआ है, वो सोचता रहा और गौर करता रहा, लेकिन जूं जूं वो गौर करता तबीयत और ज्यादा परेशान हो जाती थी। इसने अपनी खिदमत के लिए भी मर्द को नौकर न रखा था। सब औरतें बल्कि नौखेज आवर हसीन लड़कियां थीं। जब वो अपने ख्यालात में मुस्तगरक था तो खादमाएं रेशमी पोशाकें पहने परा बांधे सामने मुअद्दब खड़ी थीं। उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे किसी मुसव्वर ने रंग बिरंग की खूबसूरत तस्वीरें बनाकर खड़ी कर दी हों। जब बादशाह कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इनकी तरफ मुतवज्जे न हुआ तो उनमें से एक शोख ने गला खुंकारा। इसके खुंकारते ही बादशाह का सिलसिला तखय्युलात टूट गया और उसने निगाह उठाकर उनकी तरफ देखा। लड़कियां इसकी तरफ पहले ही से देख रही थीं। इसने कहा, तुम सब यहाँ खड़ी हो? एक लड़की ने कहा, जी हाँ। राजरक, कब से? वही लड़की बोली, जब से हुजूर ख्यालात की दुनिया में पहुंचे हैं। राजरक ने कहा, हाँ, आज तबीयत कुछ परेशान सी है। ये लड़की बादशाह के कुछ मुंह चढ़ी थी। इसने मुस्कुराकर कहा, फ्लोरिडा याद आ रही है हुजूर को? गालिबन नाजरीन, आप समझ गए होंगे कि फ्लोरिडा काउंट जूलियन की वो महपारा लड़की थी जिसका दामन इस्मत राजरक ने चाक कर दिया था और जिसको इसका वालिद इसकी वालिदा की अलालत का बहाना करके ले गया था और अब तक वापस नहीं भेजा। ना मालूम अब उसकी वालिदा का क्या ख्याल है। राजरक संभल कर बैठ गया। लड़की बोली, हुजूर, मैंने तो सुना है कि ये सब बहाना था। राजरक ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, बहाना? कैसे मालूम हुआ तुझे? लड़की ने कहा, फ्लोरिडा की दाया बात में गई है, उसने राहिल से कहा था। राजरक ने कहा, राहिल कौन? क्या वही लड़की है जो कई रोज से गायब है? लड़की ने कहा, जी हाँ।
राजरक बोला, और राहील ने ये बात किससे कही थी? लड़की बोली, जिस रोज़ वो गायब हुई उसी रोज़ उसने मुझे ये बात कही थी। मैं इस फिक्र में रही कि राहील मिल जाए तो इसे हुजूर के सामने पेश करके ये बात कहूँ, लेकिन अब जबकि इसके आने की कोई तवक्को नहीं है तो मैंने ही अर्ज कर दिया। राजरक बोला, मगर उसने बहाना क्यों बनाया? लड़की बोली, दाया कहती थी कि फ्लोरेंडा ने सारा वाकया अपने बाप को लिखकर ये इस्तदा की थी कि वो आकर उसे ले जाए। चुनांचे वो आया और बहाना बनाकर अपनी लड़की को ले गया। राजरक को बहुत हैरत हुई और हैरत के साथ गुस्सा और अफसोस भी हुआ। वो कुछ कहने ही लगा था कि एक परी साथ लड़की अंदर दाखिल हुई और चंद कदम बढ़कर सर झुकाकर खड़ी हो गई। राजरक ने इसकी तरफ देखा और कहा, क्या है? लड़की ने एक मरासला पेश करते हुए कहा, हुजूर, कसर के मुहाफिज सिपाहियों के अफसर ने यह मरासला दिया है। राजरक बोला, लाओ। लड़की ने बढ़कर यह मरासला दिया। राजरक ने खोला और जल्दी से नीचे फरिसंदा का नाम देखा। नीचे काउंट जूलियन का नाम लिखा हुआ था। राजरक ने बगैर मरासला का मजमून पढ़े किसी कदर खुश होकर कहा, तेरा ख्याल गलत निकला। देखिए, जूलियन का मरासला आया है। शायद फ्लोरेंडा की वालिदा। अभी उसने पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मगरूरो सियाकार बादशाह, तूने मेरी बेटी की इस्मत ताराज करके खानदान गाट की तौहीन की है। होशियार हो जा कि मैं तुझसे इंतकाम लिए बगैर न रहूंगा और उस वक्त तक दम नहीं लूंगा कि जब तक तेरे कसर हुकूमत को न गिरा दूं और तुझे अदम आबाद न पहुंचा दूं। जब मैं फ्लोरेंडा को वापस लाया था, मुझसे चलते वक्त खास किस्म की शिकारी बाजों की फरमाइश की गई थी। मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसे बाज लाए हैं जो तेरी रियाया, फौज और तेरा भेजा तक खा जाएंगे। बता दूं कि वो शिकारी बाज कौन है? वो शेरान इस्लाम है। वो शेरान इस्लाम के जिस मुल्क में इनके कदम गए उन्होंने उसे फतह किए बगैर न छोड़ा। वो जजीरा सब से आगे बढ़ाए हैं और तेरे सिपा सालार तदमीर को शिकस्त दे चुके हैं। संभल जा, क्योंकि तेरी सियाकारी का अंजाम करीब है। काउंट जूलियन। राजरक इस मरासले को पढ़ता जाता था और इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। इसने सब कुछ पढ़कर उस लड़की से जो मुरासला लाई थी पूछा, इस अफसर को लाओ जो ये मुरासला लाया है। लड़की चली गई। बादशाह फरते गैसो गजब से अपने होंठ काटने लगा। तमाम लड़कियां इसकी ये कैफियत देखकर दम बखुद होकर रह गईं और किसी को कुछ दरियाफ्त करने की जुर्रत ना हुई। थोड़ी देर में एक शख्स फौजी लिबास पहने हाजिर हुआ। उसने जमीन पर गिरकर सलाम किया और जब उठा तो राजरक ने दरियाफ्त किया, तुम जानते हो ये मुरासला किसका है? अफसर ने कहा, नहीं। राजरक ने कहा, कौन लाया था इसे? अफसर ने कहा, एक सवार। राजरक बोला, कितनी देर हुई जब वो मुरासला तुमको देकर गया था? अफसर बोला, बहुत देर हो गई। राजरक ने कहा, तो तुमने फौरन क्यों पेश नहीं किया? अफसर बोला, मुझे बताया गया था कि आलम पनाह आराम गाह में है। राजरक ने कहा, उस वक्त उसने जवाब के मुतालिक कुछ नहीं कहा? अफसर ने कहा, नहीं हुजूर, वो उजलत में था, मुरासला देते ही चला गया। राजरक बोला, जरूर चला गया होगा मरदूद। अच्छा, तुम जाओ। अफसर चला गया। राजरक को अब तीसरी परेशानी लाहक हो गई थी। गोया अब वो असीर परेशानी होकर रह गया। वो इसी उलझन में था कि चंद और महवशें दाखिल हुईं और उन्होंने दिलरुबाना अंदाज में सर झुका लिए। राजरक ने इस्तफसार किया, क्या है? उनमें से एक ने कहा, हुजूर, मलिका तशरीफ ला रही हैं। राजरक ये सुनकर और भी परेशान हो गया और मरासला देखने लगा जो अभी अभी आया था। वो इसे तलाश कर रहा था ताकि इसे छुपा दे, लेकिन चूंकि उसके हवास मुंतशिर हो गए थे और वो उसे न मिला। फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो अगली एपिसोड में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।